बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुबह अच्छी हुई होगी और साथ साथ आज जुम्मा भी है तो आप सबको जुम्मा भी मुबारक हो जनाब। वीक का जो लास्ट वर्किंग डे है फॉर मी, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, आपका कुछ लोगों का सैटरडेज़ भी ऑन होते हैं, बट हमारी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे होती है। सो वीक के जो आखिरी दिन होता है सो मेरे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे दिमाग में चल रही होती है कि इस वीकेंड पे मैंने ये करना है, चाहे वो घर का कोई काम हो या वैसे भी आपकी कोई कमिटमेंट हो, कोई सोशल गैदरिंग हो। बहुत सारे लोग प्लान करते हैं, दो कि वेदर सोशल गैदरिंग्स के लिए इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, बट कोई बात नहीं, मिलना मिलाना तो ज़रूरी होता है बिकॉज़ आपको अपने काम से थोड़ी ब्रेक चाहिए होती है। सो अगर आज आप सुबह लाहौर में उठे हैं और अगर आपने रात की बारिश मिस कर दी है तो आपने परेशान नहीं होना। जो सड़कों पे खड़ा हुआ पानी है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो मिस किया है वो ठीक ही किया है, क्योंकि आपके घर से ऑफिस तक कम्यूट करना भी एक टास्क था बहुत सारे लोगों का। जब मैं आई भी ऑफिस में तो बहुत सारे लोग बेचारे पानी के अंदर कह रहे थे जी हमारी बाइक बंद हो गई, पानी खड़ा हुआ था, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। सो आई होप कि सॉर्ट हो जाएं। दूसरी तरफ जी पॉलिटिकल सिचुएशन आपको पता है ऑन एंड ऑफ कुछ नई अपडेट रात को होती है, क्योंकि हम सुबह सुबह आपके साथ जो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं उसके बाद बहुत सारी हैपनिंग्स हो जाती हैं जी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 9 मई के 12 मुकदमात में जो जिस्मानी रिमांड है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जो वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी उनके खिलाफ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल का करार दे दिया है। जबकि दूसरी तरफ कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बात की जाए 2024 की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 2024 को आइन की शिकों के बरखिलाफ करार दिया जाए, जबकि ऑर्डिनेंस 2024 के तहत उठाए गए जो इकदाम हैं उसको सियासी और इंतकामी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। फरीकैन को मालूमात तक रसाई के हक़ के तहत मतलूबा जो मालूमात हैं वो फराहम करने का हुक्म दिया जाए। जबकि पीटीआई की तरफ से दूसरी जानिब पुरअमन एहतजाज के लिए आज दी गई कॉल और जमाते इस्लामी के इस्लामाबाद में महंगाई के खिलाफ धरने के पेश नज़र किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब भर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। ये है जी ताज़ा तरीन अपडेट हाई कोर्ट से लेकर और इसके साथ साथ जो धरने एहतजाज है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम आवाम को नहीं भूल सकते। रोज़ हम महंगाई की बात करते हैं और आज भी महंगाई की बात करेंगे जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हामिद खान अल-मशरकी साहब मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है यहाँ आकर पाकिस्तान के हालातों वाक़यात देखकर? दो कि आप वर्चुअली उससे अपडेटेड रहते हैं बट स्टिल। नो अर्मिला, इट्स रियली वंडरफुल एंड मैं तो ये कहूँगा कि बाहर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कई बार मायूसी भी फैलाई जाती है। उम्मीद ज़िंदा रखनी चाहिए क्योंकि उम्मीद है तो सब कुछ है और इवेंचुअली इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, ये मेरा इंशाल्लाह। बिल्कुल। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो 9 मई के जो 12 मुकदमात हैं इसमें बानी पीटीआई इस्लामाबाद फवाद चौधरी साहब के हवाले से मैं बात करूँ तो तौहीन इलेक्शन कमीशन में जो जेल ट्रायल कलअदम करार दिया गया है, क्या समझते हैं ये किस तरह से अदालत का जो फैसला है इससे क्या पीटीआई की जो ओवरऑल अभी सितारे गर्दिश में है उस पर कोई असर होगा? बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बिल्कुल, पीटीआई के पिछले 2 साल से सितारे गर्दिश में हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह आपने देखा कि पीटीआई ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बतौर सियासी जमात उनको बहुत ज़्यादा अदालती जंग लड़नी पड़ी, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, कराची हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात हों, शाह महमूद कुरैशी के हों या बहुत सारी लीडरशिप के हों। अब नज़र आ रहा है कि उनके लिए कहीं ना कहीं रिलीफ आ रहा है और उसके अंदर बड़ा मैं समझता हूँ बड़ा जेन्युइन रिलीफ भी है। उसकी एक वजह देखिए कि जिस तरह ये जो 12 मुकदमात में जब उन्होंने रिमांड देने से इनकार किया तो जज साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा जी कि एक मुकदमा ऐसा जिस पे आपने जिसको कहते हैं कि साल 1.5 साल तक आपने रिमांड भी नहीं लिया, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की और कानून का तकाजा ये है कि रिमांड जो है वो एक शख्स का अदालत के सामने आने के बाद होता है।
यानी अदालत में पेश होना है। उन्होंने कहा कि आप अदालत में पेश कर सकते हैं उनको, वहां पे खामोशी छा गई। फिर उसके बाद कहा गया कि अच्छा जी, अगर आप अदालत में नहीं पेश कर सकते हैं तो वो तो ऑलरेडी जेल में है, तो जेल से रिमांड ट्रांसफर नहीं हो सकता। सो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कानूनी निकात के हवाले से अदालत ने बेहतर फैसला दिया है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब का इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो जेल ट्रायल है, उसमें भी अगेन अदालत जो है ना, वो जेल के मेरिट्स पे बात कर रही है। जेल ट्रायल इज अ वेरी सीरियस थिंग। एग्जैक्टली, आप समझती हैं ये बात। जेल ट्रायल होता है इंतहाई हाई प्रोफाइल मुकदमात का, और तौहीन या कंटेम्प्ट जो है ये तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है, एक ऐसी चीज़ है जिसका पब्लिक को पता होना चाहिए, बजाय ये कि इसको जेल ट्रायल किया जाए। और इस हवाले से उन्होंने, जज साहब ने बड़ा मेरिट पे बात की कि ना तो ये इन कैमरा ट्रायल हो सकता है, ना ये जेल में ट्रायल हो सकता है। सो ये एक ऐसा रिलीफ है जिसको देखना होगा कि पीटीआई इससे क्या फ़ायदा उठा सकती है, और सबसे बड़ी बात ये कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनके अंदर क्या इसके थ्रू मैसेज जाता है। ये एक अहम चीज़ है। अच्छा, हम सब दूसरी जानिब ये जो हम बानी पीटीआई के हवाले से बात करें, दो कि हमने इंटरनेशनल फोरम्स पे भी देखा है जो अभी मौजूदा पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो, इसके अंदर बहुत सारे सवालात और तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि यूके पार्लियामेंट हो या अमेरिका हो, वहाँ पर ये बात हुई है कि जो पीटीआई के हवाले से या स्पेसिफिकली चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो साबिक चेयरमैन है उनका ये मामला है। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पे यहाँ बैठकर इलेक्शन लड़ना इटसेल्फ ये एक इंटरेस्टिंग भी बात है, और एट द सेम टाइम ये बात इंटरनेशनली भी रजिस्टर हुई है। सो व्हाट डू यू थिंक, वहाँ से चूंकि आप आए हैं, क्या खबरें हैं, क्या मामलात हैं? देखिए, दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, या पहले वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसके अंदर कंटेस्ट यूँ नहीं होता, बल्कि ख़ुद जो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ 2009 में, मैं आई वाज पार्ट ऑफ प्रिंस लीडरशिप कोर्स देयर, प्रिंस चार्ल्स की तरफ से। तो हमने ये देखा कि वहाँ पर ये होता है कि नॉमिनेशन होती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है जो खुद पूरी दुनिया से चंद शख्सियात को चुनता है। इट इज़ अ सेरेमोनियल डेजिग्नेशन। इसमें उसने करना कुछ नहीं होता, सिर्फ मेन होता है कि जी एक सेरेमोनियल होता है अलामती तौर पर। ये मैं इसको पाकिस्तान के लिए एजाज़ भी समझता हूँ। दूसरे एंड पे देखा जाए तो इसको किसी भी तरह से हमें पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, नॉन पोलिटिसाइज रखना चाहिए। लेकिन एक बात जो मैं समझता हूँ काबिल अफसोस भी है, और इस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को थोड़ा सा गौर करना चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसके अंदर किसी भी सूरत में बरतानवी या अमेरिकन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या गवर्नमेंट्स हैं उसको इन्वॉल्व इस तरह नहीं करना चाहिए। उसको एक डिसेंट चैनल से इन्वॉल्व करें, ऐसे ना करें जिससे पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की हुकूमत खुसूसी तौर पर इदारे या रियासत के ऊपर कोई लफ्ज़ उठाया जाए या उनकी कोई कमज़ोरी हो। क्योंकि देखिए, आपकी शख्सियात से इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हाँ मैं आप या ओवरसीज़ पे बैठा पाकिस्तानी वो पाकिस्तान से जुदा नहीं हो सकता, पाकिस्तान की रियासत से जुदा नहीं हो सकता, और उसको उसी का सोचना चाहिए। हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशंस शुड नेवर ओवरकम आवर नेशनल इंटरेस्ट। एब्सोल्युटली, यू आर सो राइट। हमारा मुल्क के जो अंदरूनी मामलात हैं, दो कि हमें इस पर बड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। हमें सब जैसे आपने भी बात की है कि हर चीज़ के लिए अगर ये सियासतदान अदालतों पर रिलाय करें तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा अदालतें इंगेज हो रही हैं उतना ही इनके इख्तलाफात अगर बढ़ रहे हैं तो वो कंट्रोवर्शियल हो रहा है वो इदारा जिस पे सबकी नज़रें हैं। कहीं ना कहीं इनकी ये सारी जो हर चीज़ के लिए अदालत से रुजू करना, चैलेंज करना, दो कि अदालतें अपनी जगह एक बहुत सुप्रीम इदारा है, उस पर हम सबको रिलाई करना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारे जो सियासतदान हैं इनका आपस का भी तो कोई मामला होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, पूरी दुनिया में ये होता है कि सियासतदान कोशिश करते हैं कि सियासी मामलात को अपने अंदाज में हल करें, बजाय ये कि किसी और की तरफ देखें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कभी मुक्तदरा की तरफ देखा जाता है, कभी अदलिया की तरफ देखा जाता है, अवाम की तरफ नहीं देखा जाता। और दूसरी बात ये कि अगर आप हर मामले में अदलिया को इन्वॉल्व करेंगे तो उसका एक और बड़ा नुकसान होता है, और वो ये कि हर इदारा फिर अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा समझने लग जाता है, अपनी अहमियत को बहुत ज़्यादा समझने लग जाता है। वो जो मैं और आप बात करते हैं कि सब इदारों को अपनी हदूद में रहना है, हम उनको खुद मौका देते हैं कि वो अपनी हदूद से ऊपर जाएं। मुझे जब कहा जाए कि यार सारे मसाइल ही मैंने हल करने हैं या सारा कुछ मेरी कलम से तय होना है, तो फिर मैं खुद को बहुत सुपीरियर फील करने लग जाऊंगा। अदालतों की हद तक नहीं है, हमने नैब वाला मामला देखा है, हमने दीगर इदारों को देखा है कि जब भी उनके ऊपर हर चीज पे आप रिलाई किया है तो वो फिर आप बाद में पावर से ऊपर गए और फिर आप उन्हीं सियासतदानों को उनसे मसला हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अर्मिला आपकी इस रीडिंग को कि बिल्कुल चाहे वो नैब हो या कोई भी इदारा हो, जब उसके ऊपर
इतना ज़्यादा रिलाय किया जाएगा तो वो फिर अपनी ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। जब वो ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो जो उससे इफ़ेक्ट होगा वो चीखो पुकार करेगा, वो जनाब कहेगा जी मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। दरअसल ये हमने खुद मौका दिया होता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सियासतदान के लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है और वो ये कि एक दूसरे का जो इजहार राय है उसका एहतराम, एक दूसरे की बाउंड्रीज को समझना, और सबसे बढ़कर ये कि ये बात तय कर लेना कि हमने अपने मसाइल अफ़हाम तफ़हीम से तय करने हैं, बजाय ये कि हम अपने मामलात अदालतों की लड़ाई में लेके जाएं, हम अपने मामलात जो हैं वो दूसरे इदारों की तरफ लेके जाएं, या हम डर्टी पॉलिटिक्स करें। इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत को बहुत नुकसान होता है। डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हामिद खान अल मशरकी साहब मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, मैं पहले ही अपने तौर पे माजरत कर रही हूँ कि अगर मैं कोई गलत उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, उसको प्रोनाउंस करूँ, तो पहले मैं माजरत कर रही हूँ क्योंकि मैं उर्दू दाद नहीं हूँ। मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं उर्दू के हवाले से बात करूँ क्योंकि ये ज़बान ऐसी है। उर्दू ज़बान की तख्लीक के हवाले से बात की जाए तो अगरचे ये हिंदुस्तान में हुई, मगर पाको हिंद की तकसीम के बाद पाकिस्तान में उर्दू को कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया और इस दौर के लोगों ने उर्दू की जो तरक्की है और फ़रोग़ के लिए काम भी किया। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जी पाकिस्तान में उर्दू का रुझान कम होता जा रहा है। अव्वल ज़बान के तौर पर उर्दू बोले जाने वाले लोग जो हैं पाकिस्तान में बहुत कम है, ताहम सानवी ज़बान के तौर पर उर्दू जानने वालों की तादाद पाकिस्तान में दूसरी तमाम ज़बानों से ज़्यादा है। लेकिन ताहम पाकिस्तान में जो उर्दू की अफादियत है उससे इनकार बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और पाकिस्तान में दो मुख्तलिफ जब ज़ुबानें बोलने वाले लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, हम कलाम होते हैं, तो अमूमन उर्दू ज़बान का सहारा लिया जाता है। इस हैसियत से पाकिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं उसमें उर्दू एक जो कह ले ज़बान है जो इस्तेमाल की जाती है। वहाँ उर्दू के लहजे मुख्तलिफ होते हैं, कवायदे ज़बान में भी कुछ फ़र्क नज़र आ जाता है, लेकिन मकामी लफ्ज़ों से काम ना चले तो अंग्रेज़ी अल्फाज का सहारा भी लिया जाता है, जैसे मैं लेती हूँ बहुत दफ़ा। हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में जी वो जो कहते हैं ना मिंग्लिश, हम ये कर देते हैं कभी कोई उर्दू के साथ इंग्लिश का मिक्सचर करके और उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरों को अंग्रेज़ी के यलगार से भी नहीं हम बचा पा रहे हैं, और जबकि भारत में उर्दू ज़बान के हवाले से बात की जाए तो वो खासा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है रेख्ता वो भी बना रखा है, जिसमें उर्दू के हर शायर, मुसन्निफ़ और उर्दू डिक्शनरी तक के लोग मौजूद हैं। आज हमने उर्दू ज़बान के लिए बात करनी है कि क्यों काम नहीं किया जा रहा है। ये वो ज़बान है जिसको हम ओन करते आए हैं बहुत पहले दौर में, लेकिन अब हम उसको इस तरह से ओन भी नहीं करते, इसके फ़रोग़ के लिए काम भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्या हमारी प्रायोरिटी नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। फ़रत अब्बास शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शायर हैं, अदीब हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैंने गलती की तो मैं पहले ही माजरत कर रही हूँ आपसे। नहीं, आपका हक बनता है क्योंकि आप टीवी पे बैठी हैं, आप हज़ारों लोगों की नुमाइंदगी कर रही हैं। आप गलती नहीं करेंगी तो सुनने वाला गलत कैसे होगा, गलत कैसे नहीं होगा। मीडिया, एक वक्त था जब मीडिया में तलफ़्फ़ुज़ का इतना ख्याल किया जाता था। टीवी में रेडियो पाकिस्तान, इन्होंने लोगों की तरबियत की। उसके बाद प्राइवेट चैनल आए जिन्होंने पैसे की बुनियाद पर ये चैनल्स खोले, अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खोले। उनकी प्रायोरिटी अपने का, क्योंकि यहाँ माहौल ही ऐसा हो गया था कि जिसके पास चैनल नहीं, हर बंदा उठ कर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता था। तो उन्होंने कहा जी चैनल खोलो, फिर रेटिंग की दौड़ लग गई। तो उर्दू जाए भाड़ में, किसने देखना है। ख़बरों में गलत तलफ़्फ़ुज़ होता है, बोलने में गलत तलफ़्फ़ुज़ होता है, लिखने में गलत तलफ़्फ़ुज़ होता है। आपकी ये सुर्खियाँ वो नीचे चल रही होती हैं, सारी हेडिंग्स जो हैं, सारी टिकर्स जो हैं, ऐसा ब्लंडर है कि वो मातम करने को दिल करता है। तो हम अपने आप से शुरू करें ना। पहली बात तो ये है कि अपना खुद हम करें वो जो कहते हैं कि जिसको एहतसाब। दूसरा ये है कि ये ज़िम्मेदारी थी तदरीसी अदारों की, इल्मी अदारों की, तालीमी अदारों की। वहाँ पे नौकरी की दौड़ लगी और पीएचडी का मुकाबला शुरू हुआ। लोग और थीसिस, मैं आपको बताऊं, मेरे ऊपर कई लोग ऐसे
जी सर हमने थीसिस करना है, बेटियां बेटे, बेटा करो। सर ये आप गज़ल लिखते हैं या नज़में लिखते हैं? बेटा क्या फ़र्क होता है? सर ये भी आप नहीं बताना है। अब एमफिल के थीसिस करने वाले बच्चों को गज़ल कहना नहीं आता और उनको फ़र्क का नहीं पता। वो एमए कैसे कर गए, एमफिल तक कैसे पहुंच गए, कैसे उन्होंने ये सारे मराहिल तय किए। टीचर ऐसे बैठे हुए हैं हमारे सारे अदारों में, मैंने देखा है। इक्का दुक्का वो उस्ताद छोड़ दें जो वो दरवेश सूफ़ी अल्लाह के वली हैं, वो मौजूद हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे अदारों, ऐसे टीचर्स की है कि जिनका हर वक्त नज़र जो है, जिनकी पैसे पर, कौन सी किताब छापें और पैसे मिल जाएंगे, कौन सी कॉन्फ्रेंस में जाएं और पैसे मिलेंगे, हम किसको बुलाएं, हमें कौन बुलाएगा तो हमें कुछ टीए मिल जाएगा, हम किस शागिर्द से क्या ईंट सकते हैं, हम मेहनत से कैसे बच सकते हैं, हम अगले को महज जाली मसनूई गुफ्तगू से कैसे मुतासर कर सकते हैं। ये टारगेट है इस वक्त मुदर्रिसीन का। और फोर्ट विलियम कॉलेज जो गोरों ने आज से 200-300 साल पहले उर्दू या हमारा जो तहजीबी विरसा और हमारे तख्लीकी अज़ान का बेड़ा गर्क करने के लिए जो डिज़ाइन किया था कोर्सेज, आज तक हमारे ओरिएंटल कॉलेज से लेकर पूरे मुल्क में उसमें से निकले कोई नहीं। और उस फोर्ट विलियम कॉलेज वो समझते हैं कि वो गोरा कोई बड़ा मोहसिन था, उर्दू बना गया, ये कर गया, वो कर गया, उसके गीत गाते हैं कोर्सेज में उसके हक में। ये हो सकता है? और मतलब मुझे बताएं कि वो गासिब जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा किया, वो गोरा जिसने मैसेकर किया, कत्ले आम किया, जिसने लाइब्रेरियां जलाई, वो हमारे अज़ान में कुछ करके गया होगा। जो उन्होंने किया ये आज तक यही पढ़ा रहे हैं। और ये पिछले यानी इतना पीछे जाके पढ़ा रहे हैं कि अब ये कट गए हैं, मॉडर्न लिटरेचर से कट गए हैं, मॉडर्न लैंग्वेज से कट गए हैं, ज़बान को इन्होंने मुड़ के नहीं देखा। तो आप इंडिया की बात कर रहे हैं, जितना मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने नुकसान पहुंचाया है ना उर्दू को, वो ये समझते हैं कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की तहजीब है, ज़बान जो है, तो मुसलमानों को तो उन्होंने क्रश करना है। वहाँ पे इंग्लिश और ये हिंदी और ये सारा संस्कृत स्क्रिप्ट दूसरे हो गए हुए हैं जो उनके हैं। बिल्कुल ठीक। वो तो उर्दू को मार रहे हैं, वहाँ पे उर्दू की हिफाजत सिर्फ वो बच्चे खुचे साहिब बसीरत मुसलमान कर रहे हैं जिनका दिल और जिनका दिमाग और जिनकी रूह जो है वो उर्दू के साथ धड़कती है। क्योंकि गोरा हमें फारसी से काट गया, अरबी से काट गया और चलो उर्दू बन गई, फिर हमने अपना ली, फिर उर्दू में काम किया, इतना बड़ा अजीम लिटरेचर क्रिएट किया, अब वो उसको उर्दू को भी दबोच लिया अंग्रेजी ने। अच्छा शाह साहब, आपने ये बात अभी की, लेकिन ठीक है हम दरसी या तदरीसी इदारों की बात कर रहे हैं। इसकी सर्वाइवल के लिए, इसकी बका के लिए किसी को तो कुछ करना है, चाहे वो इदारे हैं, हुकूमत है या कोई भी है। आपको लगता है कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है? पाकिस्तान राइटर्स यूनियन क्या कर रही है जिसका मैं प्रेसिडेंट जी, हमारा एजेंडा ये है कि हम हकीकी अदब और हकीकी अदीब को सामने लाएंगे, इनको जोड़ेंगे और हम किसी अदारे, सरकारी अदारे की तरफ नहीं देखेंगे, हम हुकूमतों की तरफ नहीं देखेंगे। हम अपने तौर पर पूरी दुनिया में उर्दू शायर अदीब जहाँ जहाँ बैठा हुआ है जो जेन्युइन है, हम उसको साथ मिलाएंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे और हम उसका मोराल बुलंद करेंगे, उसकी किताबों की इशाअत में उसकी मदद करेंगे। हम आपस में हल्के इस तरह बने, क्योंकि मुदर्रिसीन ने तो हकीकी शायर अदीब को मार दिया है, निकाल दिया, वो खुद बन गए हैं मसनूई। ये जो जितने प्रोफेसर हैं ना, वो कहते हैं हम शायर अदीब हैं। हमने कहा इन्होंने तो मार दिया, अब खुद अपने आप को तनकीद भी लिखे, हकीकी अदीब तहकीक भी करे, हकीकी अदीब तख्लीक भी करे। हम वो कल्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं हम इसमें बहुत कामयाब हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, बेचारे घबराए हुए तख्लीककार, अब वो खुद उन्होंने एक दूसरे के ऊपर मकाले लिखना शुरू किए हैं, तहकीकात में आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अगले साल 2 सालों में कम अज़ कम जितना रोल हम गरीब गुरबा बेचारे इकट्ठे होकर हम बग़ैर वसाइल के कर सकते हैं, हम इंशाअल्लाह करेंगे। और उर्दू का मुस्तकबिल इसलिए महफूज है कि आप ये देखें कि एक वक्त था जब इंटरनेट पे अंग्रेजी या रोमन अंग्रेजी चलती थी, आज हर ऐप पर आप उर्दू लिख कर पढ़ सकते हैं। IAS से मेरी कई दफ़ा बात हुई है, जो आर्टिफिशियल ये होता है अदीब,
मेरा अभी हिलाल में आर्टिकल आ रहा है इस पे, जो उर्दू में इस तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मेरा आर्टिकल होगा। अदीब होता ही ये है, उस वक्त के साथ साथ अपने आप को मोल्ड कर लेता है, अपडेट कर रखता है। और ये हमारे मुदर्रिसीन हैं पीछे 400 साल पीछे खड़े हैं जो पढ़ा रहे हैं। इन्होंने पिछले 40-50 साल से अदब में अपडेट ही खुद को नहीं किया। इनके तफहीमी तज्जियाती तनकीदी पैमाने पुराने हो गए, फरसुदा। हम ये कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को ताकत दे रहे हैं और उनको अच्छा। इसी तरह आइए में हम पूछते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उर्दू वो भी कर रहे हैं, उर्दू के स्क्रिप्ट्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। अब हमारा ये काम है कि हम इस सोशल मीडिया, हम इन ऐप्स और ये मॉडर्न डिजिटलाइजेशन जो है इस वक्त, उससे हम अपनी ज़बान के लिए क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तो फिर हमारे ऊपर है ना। हम गालियाँ दें बैठ के, गंदी वीडियोस बनाएं, लीक वीडियो करें, या हम इल्म, और अगरचे वो रोकते हैं पॉजिटिव और तामीरी बात को, ये सोशल मीडिया रोकता है। उस तरह वायरल आप एक गंद मार दें, आप वायरल हैं रातों रात। आप जितनी अच्छी बात कर दें तो वो आपको ऐसे रोक लेंगे, कैप कर देंगे ऊपर। लेकिन फिर भी बचा एफर्ट करनी पड़ेगी और होनी भी चाहिए। मैं रेख्ता का सपोर्ट नहीं करी, बट जाहिर है एक प्लेटफॉर्म तो उन्होंने बताया और दुनिया में एक इमेज तो उन्होंने क्रिएट कर दिया कि जी हम इस ज़बान के मुहाफ़िज़ हैं या हम इसको लेके चल रहे हैं। डोंट यू थिंक हमें पाकिस्तान में कोई ऐसा बड़े पैमाने पे प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड है जिसने कहा कि आप हकीकी अदीबों और लोगों को अपने साथ इंगेज करें और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम भी दुनिया को कुछ इस तरह का मैसेज पोर्ट्रे करें? रेख्ता वैसे वो कोई उनकी सरकारी हिंदुस्तान से तो वो तो उस एफर्ट नहीं है, वो तो पर्सनल इंडिविजुअल एफर्ट है। वो भी मैंने आपको बताया ना कि वहाँ बैठा मुसलमान अपनी तहजीब बचा रहा है, वो उर्दू की हिफाजत कर रहा है। दुबई में हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो उर्दू की हिफाजत कर रहे हैं, बैठे अपना पैसा लगाते हैं, अपना काम करते हैं। यहाँ पे अब एक अदारा मजलिस तरक्की अदब में मंसूर आफाक थे 2 साल पहले, उन्होंने ये कोशिश की थी। उनके बाद एक और आदमी आ गया जिसने ज़ाती अपना एक अदारा बनाया हुआ है। उसने शुरू में जश्न 2-4 करवाए, वो उस मजलिस तरक्की अदब में माल कमाऊ वो करवाए, फेल हो गए वो अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमारी कोशिश भी शामिल थी, लोगों को भी पता चल गया कि ये जुगाड़ू है। अब वो अपना अदारा बना के उस अदारे में, हमने तो ये भी सुना था कि उन जो मजलिस तरक्की अदब की किताबें वो खुफिया तरीके पर स्कैन कर के अपने अदारे में ले जाएगा जो प्राइवेट है उसका। लेकिन बाद में मुझे लगता है कि शायद ना किया हो, क्योंकि हमने ये ऐलान, वो ना चोर कह दो तो फिर चोर को लगता है कि यार आप पकड़ा ना जाऊँ, मैं भी इस वजह। अब लोग ये कि पैसा कमाने के लिए जब आप एक टारगेट करके ये करेंगे ना, तो उसमें अखलास की कमी रह जाएगी और उसमें खैर कम हो जाएगा और उसका जो तासीर और बरकत है वो वैसी नहीं रहती। ठीक है। जब अल्लाह करे कि कोई ऐसे लोग आ जाएं कि वो इखलास के साथ ये काम करें, मैं तो पुर उम्मीद हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जब तक फ़रत अब्बास शाह जैसे कारकुन मौजूद हैं, शायर अदीब मौजूद हैं, जिनसे बिल तो बिजली के बदले, हाँ पत्थर के बदले कैसे तू, बिजली के बदले कैसे तुझे दिल अदा करूं, बिजली के बदले कैसे तुझे दिल अदा करूं, बच्चे का दूध लाऊं या मैं बिल अदा करूं। अब हम तो लड़ रहे हैं 4 जगह जो आपने कहा, ठीक है कि हम बिल दे पाएं कि हम क्या करें। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, बहुत शुक्रिया। फ़रत अब्बास शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट किताब दोस्त। आपको पता है ये नया सेगमेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। आपने इसकी पहली एपिसोड देखी थी जिसमें हमने एक किताब और एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई थी और उनकी जो किताब से दोस्ती थी उसके हवाले से बताया था। आज कौन सी किताब है, किस पर बात हो रही है, कौन किताब दोस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब दोस्त सेगमेंट के साथ मैं हूं ज़हीर सुलहरी। मेरा ताल्लुक़ पंजाब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से है। वज़ीर आला पंजाब की मीडिया टीम का मैं एक तवील अरसे से हिस्सा हूं, लेकिन इससे ज़्यादा मेरा तारुफ़ ये है कि मैं किताब दोस्त हूं और यही वजह है कि रीडिंग्स के ख़ूबसूरत माहौल में, किताबों की सोहबत में बैठा हुआ मैं आपसे मुखातिब हूँ। कहते हैं कि कुछ लोग मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं। मैं अपने बारे में ये कहता हूँ कि मैं किताबों से मोहब्बत लेकर पैदा हुआ। मेरा बचपन डायरी,
कागज़, कलम और किताब के साथ गुज़रा। बच्चे जब गलियों में गिल्ली डंडा खेलते थे, मैं अपनी डायरी के साथ खेलता था। ये कागज़ कलम की मोहब्बत है, ये अल्फाज की मोहब्बत है कि जिन्होंने मुझे किराए के डाइजेस्ट पढ़ने से लेके मुसन्निफ़ बनने तक का एजाज़ बख्शा। अपने गाँव के ट्यूबवेल में बैठकर बच्चों को कहानियाँ सुनाने वाला आज लाहौर के सबसे खूबसूरत बुक हाउस रीडिंग में बैठकर आपसे किताबों के बारे में बात करने का शर्फ हासिल हुआ है। किताबों के बारे में मेरा मानना है कि आप किताब को इज़्ज़त दें, किताब आपको उससे डबल इज़्ज़त देती है। और मेरी अब तक की ज़िंदगी में मैं ये ज़ाती तौर पे तजर्बा कर चुका हूँ कि किताब आपका सर कभी नीचा नहीं होने देती। किताब से आप मोहब्बत करें, दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी ताल्लुकात हैं, उनके साथ आपकी ऊंच नीच होती रहेगी। किताब एक वाहिद ताल्लुक़ है कि जो कभी आपको डाउन नहीं होने देता। किताब के साथ आप ताल्लुक़ उस्तवार करेंगे, किताब आपको नेशनल, इंटरनेशनल, मुकामी जिस सतह पर हो सका वो आपको इज़्ज़त दिलवाएगी। आज जिस किताब पे मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा वो राजा अनवर की किताब है झूठे रूप के दर्शन। अब इस किताब का जो टाइटल है, जो इसका नाम है, लोग इसको बड़ा सतही सा जज करते हैं, इसके बारे में बड़ी आमियाना गुफ्तगू करते हैं। राजा अनवर 1972 में पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर थे। बतौर तालिब इल्म उन्होंने अपने जो तजर्बात हैं वो इस किताब में लिखे हैं। उनका जो स्टाइल है, ये उनकी बेसिकली आप बीती है, और उस आप बीती में उन्होंने ख़त का अंदाज़ अपनाया है कि वो ख़त के अंदाज़ में अपनी कहानी बयान करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वो रिहाइश पजीर हैं। रावलपिंडी के एक गाँव से उनका ताल्लुक़ है। कुछ ख़त इस किताब में ऐसे हैं जो उन्होंने हॉस्टल में बैठ के लिखे हैं, और कुछ ख़त ऐसे हैं जो उन्होंने रावलपिंडी में लिखे हैं। ख़त का ये अंदाज़ होता है कि उसके ऊपर डेट मेंशन होती है, जगह जिस मुकाम पर आप बैठ के लिखते हैं वो मेंशन होता है। एक पूरे फॉर्मेट के साथ उन्होंने ये ख़त लिखे हैं। इन ख़तों को आप बगौर पढ़ेंगे तो ये समझ आती है कि वो गांव से आए, कैसे शहर में आए, एडमिशन लिया, हॉस्टल में रहे, इसकी ज़िंदगी, मुश्किलात। इस किताब पे बात करने का इंतखाब मैंने इसलिए किया क्योंकि ये किताब यूथ को एड्रेस करती है। पाकिस्तान में जैसे हम सब जानते हैं, हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान असर हाज़र में मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार है। वो नफ्सियाती हैं, वो मुआशी हैं। डिजिटल मीडिया के आने के बाद मवाजना करके हमारा नौजवान डिप्रेशन का शिकार है। अब उनको ये बताना ज़रूरी है कि जब वो स्टूडेंट लाइफ में जो हमारे बड़े थे, जो हमारे इस्लाफ थे, जो हमारे लिटरेचर के बड़े लोग थे, जो हमारे सियासत के बड़े लोग थे, उनका माजी क्या था। राजा अनवर की किताब स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि एक गांव से बंदा आता है शहर में आके वो कम्पीट करता है, वो कैसे ज़िंदगी गुजारता है, वो कैसे यहाँ के चैलेंजेस का मुकाबला करता है, ये सारा कुछ इस किताब में लिखा हुआ है। अगर इसे आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें, इसका जो मैसेज है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको समझने की ज़रूरत है। अमूमन ये होता है कि स्टूडेंट जब इस किताब को पढ़ते हैं, इसका टाइटल देखते हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये बड़ी आमियाना सी, सतही सी कोई किताब है कि एक स्टूडेंट है जिसने किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए ख़त लिखे हुए हैं और इससे हमें क्या हासिल होगा। लेकिन उस ख़त में जो उसने कहानी बयान की है, ख़त सिर्फ एक अंदाज़ है। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात भी यही है कि ये ख़त के अंदाज़ में लिखी हुई है, और इसकी एक कमज़ोरी भी ये है कि ये ख़त के अंदाज़ में लिखी हुई है। लोग इसको बहुत ईजी लेते हैं। दूसरा, इसके टाइटल की वजह से बहुत सारे लोगों को गलतफ़हमी होती है कि शायद ये कोई यूनिवर्सिटी की चार दीवारी के अंदर की कोई कहानी है। हालांकि इसके अंदर आफाकी नज़रियात, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, एक स्टूडेंट को किस तरह बिहेव करना चाहिए, उसको ज़िंदगी के चैलेंजेस से किस तरह नबरद आज़मा होना चाहिए, उसकी तैयारी क्या होनी चाहिए, सारा कुछ इसके अंदर बात की गई है। राजा अनवर बतौर स्टूडेंट जिन टॉपिक्स पे बात करते हैं, हमारा स्टूडेंट आज ये पढ़ ले तो वह हैरान रह जाए कि एक यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट इंटरनेशनल रिलेशंस पे इतनी मेचोरिटी के साथ बात करता है, फ़लसफ़े के ऊपर बात करता है, और यूनिवर्सिटी में बैठ के इस कदर पुरमग़ज़ जो मुबासे हैं वो हुआ करते थे, अब क्यों नहीं होते। यूनिवर्सिटी के अंदर जो पॉलिटिक्स का कल्चर था, जो स्टूडेंट लीडरशिप थी, जो इलेक्शंस थे, हमने ये सारी चीज़ें ख़त्म की तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो यूथ है उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई। जब यूथ की ट्रेनिंग ख़त्म हुई, जब उसको कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जा रहा, जब खुतबे रह गए हैं, मुकालमे ख़त्म हो गए हैं, तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि हमारा जो डिक्लाइन है, अब हम सियासी अदम इस्तेहकाम की बातें करना शुरू हो गए हैं। वक्त के साथ साथ जमहूरी रवायात पनपने की बजाय ख़त्म होती जा रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी जो तरबियत के इदारे थे उनके अंदर जो अच्छी चीज़ें थीं
वो भी ख़त्म हो गई हैं। राजा अनवर ने जो इस किताब में माहौल बयान किया है वो 1972-1973 का है। हमारी यूनिवर्सिटियों को उस दौर से आगे जाना चाहिए था, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो बातें, वो डिस्कशंस जो उस दौर में हुआ करती थी, आज उन पे पाबंदी है। आज उन पे आप खुल के बात नहीं कर सकते। क्लासरूम में सवालात करने की इजाज़त नहीं है। हमारी डू और डोंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नैरो डाउन हो चुके हैं कि हमारा स्टूडेंट डरता है। वो नोट्स रट्टे की हद तक तो वो काम कर रहा है, लेकिन वो उसे पता नहीं है कि जो इंस्टीट्यूट में आके जो असल लर्निंग थी, जो लीडरशिप थी, जो क्वालिटीज़ उसके अंदर पैदा होनी थी, वो नहीं हो रही। राजा साहब की किताब इसलिए भी आज इस सेगमेंट में मैंने उसका इंतखाब किया क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हालिया दिनों में स्टूडेंट्स की जो एक प्रोटेस्ट है वो ख़बरों में है। स्टूडेंट जो हैं वो तब्दीली के लिए निकले हुए हैं, वो सिस्टम को चेंज करने के लिए निकले हुए हैं। राजा अनवर पाकिस्तान में वो पहले स्टूडेंट थे जिन्होंने अयूब खां के दौर में डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ बतौर स्टूडेंट पहली रैली निकाली थी। अब आज हमारा जो स्टूडेंट है वो नोट्स और रट्टे से निकल ही नहीं रहा। उसको ये पता ही नहीं कि उसका मुआशरे में एक रोल है, उसकी से है। तो जब आप ये किताबें पढ़ेंगे तो आप इसके ख़त ना पढ़ें कि ये हॉस्टल में बैठे हुए किसी बच्चे ने ख़त लिखे हुए हैं। अमूमन तासुर इस किताब का ये है। 50 साल से ये किताब छप रही है। 1974 में इसका पहला एडिशन था और 2024 का ये एडिशन मेरे हाथ में है। पहली दफ़ा जब मैंने ये किताब ख़रीदी तो इसकी कीमत 80 रुपये थी। आज इसका गोल्डन जुबली एडिशन जो है वो 2200 रुपये तक में बिक रहा है। 50 साल से ये किताब छप रही है और बिक रही है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ है, कुछ ऐसा है जो अट्रैक्ट करता है। स्टूडेंट ने अगर इसमें से एंटरटेनमेंट लेनी है, उसने अपने हॉस्टल की ज़िंदगी के साथ अपने आप को रिलेट करना है तो वो भी कर सकता है। अगर उसने सीखना है इसके अंदर से कि एक स्टूडेंट को कैसे बिहेव करना चाहिए, तो वो भी सारा इस किताब के अंदर मौजूद है। राजा अनवर की जो स्ट्रगल है, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप किसी किताब को पढ़ रहे होते हैं तो आपको हल्का फुल्का इस दौर में कम से कम इतना इल्म होना चाहिए कि जिसको मैं पढ़ रहा हूँ उस बंदे का कैरेक्टर क्या है, उसकी स्ट्रगल क्या है और वो किस रास्ते से चल के आया, उसकी तरबियत क्या है और जिसकी हम ये बात पढ़ रहे हैं। राजा साहब की 5 किताबें इसके अलावा हैं। ये सारी टुकड़े टुकड़े उनकी ज़िंदगी है जो स्टूडेंट लाइफ में गुजरी, जो स्ट्रगल में गुजरी, जो जला वतनी में गुजरी। इसके अलावा अगर बात करें कि ये किताब जो है अपने टाइटल की वजह से या अपने नाम की वजह से वो एक ख़ास कम्युनिटी में शायद वो उसका टारगेट बन के रह गई, लेकिन फिर भी जो यूथ है अगर वही टारगेट हो जाए, इस किताब से अगर वही लर्न करते रहें तो ये किताब सदका जारिया के तौर पे चल रही है। 2008 में पहली दफ़ा मैंने इसका मुताला किया, 2024 में भी मैंने इसका मुताला किया। इसकी तासीर कम नहीं हुई, इसके मैसेज के अंदर जो जान है वो कम नहीं हुई। राजा साहब ने बड़े खूबसूरत मैसेज दिए हैं और इस किताब का जो आखिरी पेज है, चूँकि ये ख़त के अंदाज़ में है तो ख़त में वो कमल से मुखातिब हैं। कमल जो इस किताब में है वो जो हमारा इशराफिया है उस तबके की नुमाइंदा है और जो राजा अनवर है वो स्ट्रगलिंग क्लास के नुमाइंदा हैं। अब स्ट्रगलिंग क्लास का नुमाइंदा राजा अनवर अपने ख़त में कमल जो कि इशराफिया की नुमाइंदा है उससे मुखातिब हैं कि तुम्हें ये किताब पढ़कर खुशी होगी और दुनिया को इबरत। ये किताब पढ़ने के बाद कोई गरीब किसी अमीर से दास्तान मोहब्बत ना छेड़ेगा, फिर कोई मुफलिस तुम अमीरों के शहर में गिरफ़्तार ना होगा, फिर कोई झोंपड़ों का मकीम मोहल्लात से रिश्ता वफ़ा ना बांधेगा, मेरी गलती ना दोहराएगा, किसी जाल में ना आएगा, इस तरह जाने कितनों का भला होगा। राजा अनवर स्टूडेंट्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने मकसद से ना हटें, अपने मकसद पे फोकस करें। अगर आप नाकाम हुए तो जितना मर्ज़ी किसी के साथ आपका मोहब्बत का रिश्ता होगा वो आपकी कश्ती पार नहीं लगेगी। आपकी कश्ती पार लगने का एक ही तरीका है कि जिस पर्पज़ के लिए आप शहरों में आते हैं, पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में आते हैं, उस पे फोकस करें, कामयाब हों और उस कामयाबी के नतीजे में आपको सब कुछ मिलेगा। अदरवाइज़ किसी वक्ती जज्बात की रो में बैठ के, जो हमारे नौजवानों के लिए मेन मैसेज है कि जज्बात की रो में बैठ के आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, अपनी डिग्री, अपने टारगेट से आपने डाइवर्ट नहीं होना। राजा साहब का ये मैसेज है और इस तरह के कई मैसेजेस हैं जो बिटवीन द लाइन्स इस किताब में आपको मिलते हैं। कोई भी जो मूवी है या कोई भी हमारा थिएटर का 1.5-2 घंटे का भी अगर आप ड्रामा देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसमें मैसेज जो है वो एंड पे होता है, 1-2 लफ्ज़ों का मैसेज होता है। 150 सफ़े की इस किताब में 2-4-5 जगह आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो इस किताब को लिखने का असल मकसद है। लेकिन अगर आप सतही से इसके ख़त पढ़ रहे हैं तो फिर इस किताब को ज़रा दोबारा से पढ़ें
और उस मैसेज को ढूंढने की कोशिश करें जो उस किताब के अंदर है। राजा साहब का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे यूथ के लिए एक बहुत ही कीमती किताब लिखी और मेरी बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं इसके ऊपर बात करूँ, इसकी वजाहत पेश करूँ, राजा साहब का मुकदमा उन स्टूडेंट्स के सामने रखूँ कि जो इसको बड़ा कैजुअल और बड़ा इजी लेते हैं कि ये तो किसी नौजवान स्टूडेंट ने बस एम ख़त लिख के छपवा दिए हैं। तो अगर ये सिर्फ सिंपल होते और इसमें कोई बात ना होती तो ये किताब 50 साल से छप ना रही होती। और जो लोग इस किताब को पढ़ चुके हैं, मेरा उनसे मशवरा है, मेरी उनसे गुजारिश है, इसको दोबारा पढ़ें और ये ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए पैगाम है। बहुत शुक्रिया।